गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक को सीमित कर दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। सारा मर्ज करके एक बैंक कर दिया गया। चलिए मान लीजिए एसबीआई में सब कुछ एसबीआई में मर्ज कर दिया गया, तो एक बात बताइए, छोटे शहरों में एक ही शाखा खुलेगा ना एसबीआई का, पीएनबी तो नहीं होगा ना, ग्रामीण बैंक तो नहीं होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा तो नहीं होगा ना। एक बैंक डूब गया, मान लीजिए एक बात कह रहे हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। जब से ये घोषणा किया गया है कि एक बार और बैंकों का मर्जर होगा, तब से लोग अलर्ट हो चुके हैं। लोगों के अपने पैसे जो हैं अलग अलग, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा बैंक किसमें मर्जर होगा। अर्थशास्त्री दो खेमों में बंटे हुए हैं, एक जो उसके फायदे गिना रहे हैं और एक वर्ग वो बंटा हुआ है जो बता रहा है कि इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। गवर्नमेंट तो खैर अपना फायदा गिनाए जा रही है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी नौबत है कि अभी हाल ही में तो अभी 2020 में कुछ बैंकों का मर्जर किया गया है, लोग वैसे परेशान रहे। इसका सीधा असर पब्लिक पे क्या होने वाला है और इसका सबसे बड़ा फायदा गवर्नमेंट को क्या होना है, हम दोनों बातों पे बात करेंगे, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ऐसा लगातार कर क्यों रही है, गवर्नमेंट क्या चाहती है। तो सीधी सी बात है, एक लाइन की अगर मैं बात करूं तो बैंक ग्लोबल लेवल का होना चाहिए। गवर्नमेंट की पहली कोशिश है कि हमारा जो बैंक है, हिंदुस्तान का बैंक, ऐसा बैंक बनाया जाए जो ग्लोबल लेवल का हो, अंतरराष्ट्रीय बैंकों से वो प्रतिस्पर्धा कर ले। आज जब सर्च करेंगे तो दुनिया के जितने भी ताकतवर बड़े, वो चाहे कैपिटल लेवल की बात कर लिया जाए या शाखाओं की बात कर लिया जाए, पूंजी किसी भी स्तर की बात, जो अगर दुनिया की लिस्ट जब निकालते हैं बैंकों की, तो उसमें चाइना नंबर 1 पे आता है, ठीक है, अमेरिका आता है। ऊपर से अगर टॉप 5 की बात कर लिया जाए तो चाइना और अमेरिका के बैंक कब्जा किए बैठे हुए हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना पहले नंबर पे आपको दिखाई देगा, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक आपको दिखाई देगा, जेपी मॉर्गन केस अमेरिका का दिखाएगा, बैंक ऑफ अमेरिका दिखाई देगा। यानी कि इनके पास गजब की पूंजी है, बड़ा कैपिटल है। तो आखिर भारत के बैंक इतने बड़े लेवल पे या बड़ी पूंजी वाले, बड़े कैपिटल वाले बैंक हुए तो क्या कर लेंगे, बात यह है। और आज के डेट में वो एसबीआई क्या नहीं कर पा रहा है, सवाल तो ये भी है ना। तो सरकार का सीधा सा मानना यह है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी ट्रेड होते हैं, बहुत ऐसे व्यापार होते हैं, बहुत सारी ऐसी संधियां होती हैं जहां पैसे का लेन देन होता है, तो बड़े लेवल पे होता है। तो आज के डेट में जैसे सपोज अगर बहुत छोटे भाषा में बात कर लिए, तो अगर जिसके पास 1 लाख रुपया अगर हो किसी के पास, और ऐसे 1-1 लाख रुपया के 4 बैंक हैं, और अगर चारों को मिला दिया जाए तो फिर वो एक ही नाम से हो जाएगा, फिर उसके पास 4 लाख रुपया हो जाएगा। तो किसी भी ट्रेड में या समझौते में या कहीं भी लेन देन करना हो तो 4 लाख की जरूरत पड़ रही है, तो एक बैंक देने के लिए तैयार खड़ा हो जाएगा, ठीक है, किसी को भी लोन। अच्छा, एक और बात है, सरकार का सीधा सा मानना यह है कि बड़ा बैंक होगा, बड़ी पूंजी होगी उसके पास, तो वो बड़ा लोन अमाउंट देगा, और जब बड़ा लोन अमाउंट देगा तो उसका ब्याज भी ज्यादा होगा, तो बैंक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ये एक मोटा मोटी खाका हुआ, लेकिन इसके पीछे आम पब्लिक का नुकसान क्या होने वाला है, या फिर अर्थशास्त्री जो दो भागों में बटे हुए हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखते हैं, उस पर भी जो थोड़ा सा बात कर लिया जाए। ये जो मर्जर की प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि आज ये नया नया आपको दिखाई दे रहा है। शुरुआत इसकी होती है 1991 में। 1991 में नरसिम्हन समिति बनी थी, उन्होंने ये रास्ता खोला था कि बैंकों को मर्ज करके बैंक को बड़ा किया जाना चाहिए। उन्होंने शुरुआत वहां से, उन्होंने सुझाव दिया था कि अलग अलग बैंकों को मर्ज, छोटे छोटे बैंक है उससे बढ़िया कि मर्ज कर लिए बड़ा बैंक बनाना चाहिए। लेकिन नरसिम्हन समिति जब सेकेंड बनी 1998 में, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि बैंक जो है ग्लोबल लेवल के होने चाहिए, यानी कि हमारी प्रतिस्पर्धा चाइना के बैंक से हो, अमेरिका के बैंक से हो, या फिर दुनिया के किसी भी बड़े बैंक से हमारे बैंक जो है प्रतिस्पर्धा कर सके। फिर उसके बाद से शुरू हुआ मर्जर की प्रक्रिया। 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किया गया, एचडीएफसी में सेंट्रल बैंक का, ऐसे बहुत सारे बैंकों का मर्जर करते 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 हम अभी हाल ही में 2020 में आपने देखा कि बड़े लेवल पे बैंकों का मर्जर किया गया। अब उससे फायदा क्या, नुकसान क्या, अभी देख लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मिला दिया गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिला दिया गया, किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक आप जानते होंगे, सिंडिकेट बैंक, उसको मिला दिया गया केनरा बैंक में। आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक को किसमें मिलाया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला दिया गया। इलाहाबाद बैंक हुआ करता था, इलाहाबाद बैंक को मिला दिया गया इंडियन बैंक में। यानी कुल मिला के पब्लिक सेक्टर के, या यूं कहा जाए कि सरकारी बैंक कुल 17 हुआ करता था, ये सब कुछ मर्ज कर दिया गया, वर्तमान समय में बचा हुआ 12। अब सरकार कह रही है कि सब कुछ मिला के
4 बैंक बनाए जाएंगे। मतलब ये जो छोटे छोटे बैंक हैं इनको मिला करके बड़ा बैंक बनाया जाएगा। और सरकार का उसके पीछे का तर्क क्या है? अब तर्क की बात कर लिया जाए तो गवर्नमेंट का कहना है कि बड़े बैंक वैश्विक स्तर पर अन्य अंतरराष्ट्रीय बैंकों के साथ एक बेहतर प्रतिस्पर्धा कर लेंगे। जहां पर अगर दुनिया में कोई बहुत बड़ी संधि होती है, ट्रेड होता है, कुछ भी होता है, तो चाइना का बैंक, अमेरिका का बैंक वहां पैसा लेकर के खड़ा रहता है। उस कंडीशन में हम थोड़े से पिछड़ जाते हैं। तो हमारे पास भी ऐसा बड़ा बैंक होगा, आज के रेट जितनी उसकी पूंजी है, जैसे मान ली एसबीआई है, केनरा दूसरा बैंक है, पीएनबी दूसरा बैंक है। भाई एसबीआई आगे बढ़ता है तो पीएनबी क्यों आगे उसके साथ जाए? तो कुल मिला के जब एक हो जाएगा तो सबकी पूंजी एक हो जाएगी, फिर वहां वो फाइट कर सकेगा। ये गवर्नमेंट का तर्क है। बैंकों की जो पूंजी होगी यानी कैपिटल बेस होगा बढ़ जाएगा, जिससे वे बड़ी से बड़ी बुनियादी ढांचा की परियोजना में अपना प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा होगा तो अपना कर्ज दे सकते हैं। ठीक है, कर्ज दे सकते हैं, याद रखिएगा, इस बात पे ध्यान देखिए, कर्ज दे सकते हैं। आज के रेट में अगर उसके पास पूरी की पूरी पूंजी 1 लाख रुपए है तो मैक्सिमम कर्ज कितना दे सकता है भाई? 1 लाख तो नहीं देगा ना। चलिए 1 लाख दे ही दे तो कितना देगा? 1 ही लाख देगा ना, 10 लाख तो नहीं दे देगा ना। अगर किसी को कहीं ऐसी परियोजना लगा, कहीं ऐसा प्रोजेक्ट लग रहा है जहां 1 करोड़ की जरूरत है, तो वहां कौन देगा पैसा? तो फिर बैंक को इस लेवल का बनाया जा रहा है। अभी ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहा हूं कि कर्ज, एक शब्द है कर्ज, अभी उस पर भी आता हूं। लागत में कमी आएगी। लागत में कमी का मतलब यह है कि जितनी शाखाएं उतने उसके मैनेजर होंगे, उतने उसके कर्मचारी होंगे, हर जगह अपना अपना अलग अलग उसमें कुछ ना कुछ खर्चे हैं। अब जब सब कुछ एक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है खर्चे बचेंगे, तो लागत तो कम हो ही जाएगी, तो बैंकों को उससे फायदा होगा, जबकि प्रॉफिट वही आना है। फिर उसके बाद से संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाएगा। संसाधनों का बेहतर उपयोग मतलब आज के डेट में अगर 12 बैंक है तो 12 अलग अलग तरीके की पॉलिसी बनाई जाती होगी, 12 अलग अलग तरीके के नियम होंगे, सबके अपने अपने चलने के नियम कानून सब कुछ अलग होंगे। ठीक है, अपने अपने तरीके से सब कुछ करता होगा। लेकिन अगर सब एक हो जाएगा तो एक नियम बनाना पड़ेगा, एक तरीका होगा, एक रूल होगा, एक ही डंडे से सबको हाँका जाएगा। फिर उसके बाद से वैश्विक प्रतिस्पर्धा, भी मैंने बताया, वैश्विक प्रतिस्पर्धा होगी। मजबूत बैंकों के साथ जोड़ने से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार आता है और बंद होने से बच सकता है। जैसे अगर कोई छोटा बैंक है तो बहुत जल्दी दिवालिया होने के कगार पे आ सकता है। अगर कोई लोन ले लिया और नहीं चुका रहा है, उस बेचारे के पास 1 लाख की पूंजी ही थी, पता चल 90,000 रुपया लोन दे दिया है। अब लोन दे दिया इस उम्मीद में दे दिया है कि कल के डेट में ब्याज आएगा, और ब्याज आएगा तो हम 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो जाएंगे। इस उम्मीद में बैंक जो है लोन दिए हुए है, लेकिन पता ही चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन ले चुके हैं लेकिन वापस नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम पैसा जो एनपीए बन चुका है। अब इस उम्मीद में था ना कि वो कल के डेट में देगा तो हम 1 लाख के बदले 2 लाख हो जाएंगे, 2 लाख के बदले 10 लाख होंगे, लेकिन वो दे ही नहीं रहा है। तो जो हमारे पास 1 लाख था वो भी चला गया है। तो फिर ऐसे कंडीशन में बैंक जो है दिवालिया हो जाता है। तो उसके पास अब जो है, अब जो बड़े बैंक हो जाएंगे, बड़ी पूंजी हो जाएगी, तो दिवालिया होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। ये तो रहा फायदे वाले तर्क की बात जो गवर्नमेंट गिना रही है। लेकिन अब जरा एक बात बताइए कि बैंकों के मर्जर होने से क्या सिर्फ फायदा ही फायदा है? अब इसके विपक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं, जरा उसी पर नजर दौड़ाइएगा। सबसे बड़ा तर्क तो यह है, जो मैं बार बार कर्ज की बात कर रहा था। अब हंसी मजाक की बात कर लिया जाए तो जब 1300 करोड़ रुपया कर्ज दिया जा रहा है तो लेके भाग गया, 1500 करोड़ रुपया लेके भाग गया। बैंक बड़ा हो जाएगा, बड़ा अमाउंट देगा कर्ज में। अब जब बड़ा अमाउंट देगा, पता चलेगा 1 लाख करोड़ रुपया दे दिया कर्ज, और लेके भाग गया। तब अभी तो गनीमत है कि एक बैंक के पास उतनी औकात है कि उतना ही दे रहा है। बड़ा अमाउंट देगा, बड़ा लेके भाग गया, तो क्या कर लेंगे? ये कर्ज वाली बात हो गई। लेकिन उसके अलावा अगर एक एक लाइन पे जो बात किया जाए तो ग्राहकों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका, अगर बैंक मर्जर होते हैं तो। अभी 2020 में मर्जर हुआ था, इलाहाबाद में किसी दूसरे का खाता था और इंडियन बैंक में किसी और का था। इलाहाबाद इंडियन हो गया, इंडियन इलाहाबाद हो गया, ये मर्जर हो गया। अब से आम पब्लिक पे क्या होगा? दस्तावेजी औपचारिकताएं, अब एक झमेला हो गया। वही हाल है ना, बैंकों में लाइन तो लगी ही रहनी है, लगी रही है बैंक में। अब वो पहले दूसरा पासबुक था, अब दूसरा पासबुक हो गया है, उसका आईएफएससी कोड कुछ और था, इसका आईएफएससी कोड कुछ और है। ये सब कुछ ये झमेला एक लंबे चौड़े असर पे होगा ही होगा। शाखाओं का बंद होना। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि बैंकों का अगर मर्जर कर दिया जाएगा तो, अगर जैसे इलाहाबाद और इंडियन बैंक, 2 बैंक का मर्जर कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक किसी दूसरे छोटे शहर में था,
और इंडियन बैंक किसी दूसरे शहर में था। तो चलिए दोनों मर्जर हो गए और इलाहाबाद बैंक का नाम खत्म हो गया, अब इंडियन बैंक हो गया। ये इंडियन बैंक तो था, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ इलाहाबाद बैंक था, इसे नाम मिटा दिया, लिख दिया इंडियन बैंक। लेकिन ऐसे छोटे शहर जहां जस्ट अगल बगल दोनों शाखाएं थी, इलाहाबाद भी था और इंडियन भी था, उस कंडीशन में क्या किया गया, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, ऐसी शाखाएं हैं जो बंद हो गई, ऐसी बहुत सारी शाखाएं जो बंद हो गई। अब जैसे मान के चलिए 10 कदम पे दो दो शाखाएं थी, अब ये भी इलाहाबाद, ये भी इलाहाबाद, ये भी इंडियन, ये भी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक इंडियन था और एक इलाहाबाद था, एक तो बंद करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो बहुत सारी शाखाएं बंद होगी। अब जब शाखाएं बंद होंगी तो सीधी सी बात है, अब छंटनी की प्रक्रिया होगी। अब एक शाखा में एक मैनेजर था, इस शाखा में यहां का मैनेजर था, अब दोनों मर्ज कर दिया, अब मैनेजर कौन होगा? यह प्रॉब्लम है, छंटनी होगी। गवर्नमेंट कह रही है कि छांटेंगे नहीं, चलिए ठीक है भाई, गवर्नमेंट जॉब है नहीं छांटेगा, लेकिन नौकरी तो कम हो गई ना। अब वो रिटायर होगा, अब तक दो मैनेजर का पद था, जब वो एक रिटायर हो जाएगा, चलिए अब आप छांटे नहीं है, लेकिन रिटायर हो जाने के बाद से फिर नया मैनेजर का पोस्ट तो खत्म हो चुका ना। इस तरीके से समझ में, छटनी की प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। विकल्पों की कमी, आम पब्लिक की अगर बात करें तो आम पब्लिक के पास से विकल्प नहीं होगा। 5 बैंक था, हम जब जाते हैं अपना खाता खोलने, हमको लोन लेना है, हमको डिपॉजिट करना है, पैसे जमा करने, कुछ भी करना है, हमारे पास 5 बैंक है, हमारे पास पूरा का पूरा ऑप्शन है। अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से, बैंक की सुविधा के हिसाब से हम तय करते हैं कि हमें किस बैंक में जाना है, किस बैंक में नहीं जाना है। जब हमसे विकल्प ही छीन लिया जाएगा तो फिर मेरे पास रास्ता क्या बचेगा? हमारी तो मजबूरी हो जाएगी ना उसमें जाने के लिए। या फिर अर्थशास्त्री का तर्क ये भी है कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक को सीमित कर दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। सबसे बड़ा मामला यही आके रुकता है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक आगे आएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर सिमट के रह जाएगा। अब एक या दो हो जाएगा, जाहिर सी बात है, किसी शहर में अगर एक ही सारा मर्ज करके एक बैंक कर लिया, चलिए मान लीजिए एसबीआई में सब कुछ एसबीआई मर्ज कर लिया गया, तो एक बात बताइए, छोटे शहरों में एक ही शाखा खुलेगा ना एसबीआई का, पीएनबी तो नहीं होगा ना, ग्रामीण बैंक तो नहीं होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा तो नहीं होगा ना, इंडियन बैंक तो नहीं होगा ना। जब है ही नहीं तो होगा क्या? अब ऐसे क्या था कि 4 अलग अलग बैंक अपने तरीके से खोलते थे, तो एक शहर में, छोटे शहर की बात हो रही है, एक छोटे शहर में सिर्फ एक ही बैंक रह जाएगा, लोगों के पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब वहां प्राइवेट सेक्टर के बैंक उतरेंगे, और प्राइवेट सेक्टर का क्या है, बड़े लोगों के लिए तो कोई बात नहीं, छोटे लोगों के लिए वो 10,000 मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए खाते में, वो मेंटेन रखना चाहिए, 10,000 नहीं तो पैसा कटेगा, बड़ा झमेला होता है, इतना आसान नहीं होता है। फिर उसके बाद से और क्या है, कर्मचारियों की चुनौती थी, स्थानांतरण, छटनी स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर, जाहिर सी बात है खुद ट्रांसफर होते रहेंगे। फिर हितों का टकराव होगा। अब हितों का टकराव का मतलब क्या, अभी मैंने बताया 2 मैनेजर होगा तो हितों का टकराव तो होगा ही होगा। कार्य एवं संस्कृति का टकराव होगा, वो बैंक अपने रूल के हिसाब से चलता था, अपने नियम के हिसाब से चलता था, ये अपने हिसाब से चलेगा। अब दोनों का मर्जर कर दिया, एक ही नियम, एक ही डंडा लागू शुरू हो गया। अब जाहिर सी बात है वहां हितों का टकराव होगा। ठीक है, पदोन्नति में बात अभी मैंने बताया, पदोन्नति में बात होगा, पहले 2 अगर मैनेजर के पद होते थे, अब भैया एक ही रह गया, अब पदोन्नति में प्रॉब्लम तो होनी है। फिर उसके बाद से और भी जरा देख लीजिएगा, एकाधिकार, सीधी सी बात है, एकाधिकार। अब क्या होगा कि बैंक का मोनोपोली यानी कि एकाधिकार हो जाएगा, अब वो जैसा चाहेगा वैसा रूल लागू करेगा। पहले क्या है, 4 अलग अलग बैंक हुआ करते थे, तो पब्लिक को कितना बेनिफिट देना है, अगर वो 8% पे दे रहा है लोन, तो हम क्या करेंगे, घटा के हम 7.5% करेंगे। ये अलग अलग बैंकों का कंपटीशन था। लेकिन यहां क्या है, एकाधिकार हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी, सीधी सी बात है। 8 के बदले सीधे 10% देंगे, आपके डिपॉजिट पे हम ब्याज देंगे ही नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, पब्लिक क्या कर सकती है भाई, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं ना। एनपीए का बोझ बढ़ेगा, एनपीए का बोझ बढ़ेगा, सीधी सी बात है। लोन, अब गवर्नमेंट कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे, तो जब ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे तो फिर बात वही हुई, एनपीए का बोझ बढ़ेगा। पहले क्या था कि छोटे छोटे बैंकों में बंटा हुआ था, इस बैंक का थोड़ा सा था, उस बैंक का थोड़ा सा, उस बैंक का थोड़ा सा था। अब तो सीधे एक ही बैंक का होगा, डाटा एकदम साफ होगा, एनपीए का बोझ बढ़ेगा, यानी कि ऐसे लोन जो चुकता नहीं हो रहे हैं लंबे समय से। फिर उसका पूरी अर्थव्यवस्था को संकट। सबसे बड़ी बात यह है, आज के डेट में
हम 5 अलग अलग बैंकों पे डिपेंड हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैंकों पे डिपेंड होती है। अगर 5 अलग अलग बैंकों पे डिपेंड है, अगर एक बैंक डूब गया, मान लीजिए एक बात कह रहे हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्षणिक रूप से थोड़े समय के लिए तकलीफ होती है। नीरव मोदी मेहुल चौक से लेकर चल दिए, थोड़ा सा असर हुआ, लेकिन फिर धीरे 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 करके खड़े हो गए। मान लीजिए अमेरिका में ऐसा ही होता है। अमेरिका में पूरी अर्थव्यवस्था उसके 2-3 बैंकों पे डिपेंड है, और वो 2-3 बैंक अगर कहीं गड़बड़ाते हैं तो पूरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब होती है। अक्सर आपको सुनने को मिलता है अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अप डाउन बहुत होता है, बहुत तेजी से होता है। कहीं से भी लोचा हुआ तो सीधे धड़ाम से गिरता है, उसकी इकोनॉमी धड़ाम से गिरती है नीचे। तो यहाँ एक ही बैंक में पूरी तरह से अगर हम डिपेंड हो गए और वो बैंक कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी प्रॉब्लम में फंसा, तो पूरी इकोनॉमी क्रैश होने का डर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट ये जो करने जा रही है, ये सही है कि गलत है? इसके बारे में आपका क्या राय है? और गवर्नमेंट की मंशा क्या सच में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।